गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हुकूमत ने प्लाज्मा बैंक ऐलान किया था। अब दिल्ली में प्लाज्मा नोडल एजेंसी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में तबलीगी जमात के तर्जुमान और वकील मुजीबुर रहमान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने कोरोना को मात देने वालों का रिकॉर्ड शेयर करने की बात भी कही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अर्जी गुजार मुजीबुर रहमान से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज़ाना 3000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा को लेकर के दिक्कत पैदा हो रही है। हमारे साथ एडवोकेट मुजीब साहब मौजूद हैं, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की और कहा कि सरकार को प्लाज्मा को लेकर के पहल करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब साहब, क्या पहल करनी है सरकार को? सरकार को सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आज के दौर में जहाँ पर पेंडेमिक है ये और ये अनएक्सपेक्टेडली जिस तरीके से फैल रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए कि मैक्सिमम लाइफ को बचाया जाए। तो मैक्सिमम लाइफ को तब बचाया जाएगा कि आज की तारीख में एक प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। हालांकि ये अभी ट्रायल में है, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक लास्ट होप है कि वो प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। इवन जो सत्येंद्र जैन है, उनकी भी प्लाज्मा थेरेपी इसके अंदर हुई है। बिल्कुल हमने देखा कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के वज़ीर सेहत हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी से फ़ायदा हुआ। उनकी आपकी जो पिटीशन है वो क्या चाहती है? जी, तो इसी चीज़ को लेते हुए हमारी पिटीशन, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि प्लाज्मा हमें चाहिए है, सप्लाई करनी है। तो एक होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे पेशेंट को एक लेटर दे देना कि जाइए आप कोरोना पेशेंट को ढूंढिए और उसका प्लाज्मा लेकर के आइए। वो पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट को एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए जहाँ पर वो सबका डेटा रखे, जो कोरोना पॉजिटिव रिकॉर्ड पेशेंट्स हैं, और वो बाकी हॉस्पिटल्स के साथ उस डेटा को शेयर करे, ताकि बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और जो कोरोना से रिकवर्ड लोग हैं उनको कम से कम एटलीस्ट वंस जो है वो मैंडेटरी करना चाहिए कि वो प्लाज्मा जो है वो डोनेट करें, ताकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना से उनकी जान बचाई जा सके। आप कह रहे हैं कि आपके पास रिक्वेस्ट बहुत आ रही है, ऐसा क्यों है? आपके पास रिक्वेस्ट क्यों आ रही है? जैसा कि मालूम है, मैं तबलीगी जमात के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके मैटर्स के साथ मैं उनका एडवोकेट रहा। तो उसमें क्या है कि जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया काफ़ी तादाद में एक वक्त में। तो लोगों को ये उम्मीद है कि भाई हम मुजीबुर रहमान को कॉल करेंगे तो वो किसी जमात के लोगों से हमें प्लाज्मा डोनेट करवा देंगे। एक तरफ आपकी ये पिटीशन है दिल्ली हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि वो प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे हमने पिटीशन अपनी लगाई थी, उसके बाद मुझे मालूम चला कि उसी दिन सेम डे दिल्ली केजरीवाल ने कुछ तरीके की ट्वीट की है कि वो प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि पिटीशन की कॉपी जो है वो इमीडिएटली सप्लाई अक्सर हो जाती है। तो हो सकता है कि उन्होंने उस पिटीशन को संज्ञान में ले लिया हो विदाउट। अगर ऐसा होता है तो आप खुश हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, हमारा मकसद ये है कि ऐसा प्लाज्मा बैंक बने। अब वो अगर उन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव है या हमारी पिटीशन को लेकर के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो हमें बहुत खुशी की बात है। तो बहरहाल ये पिटीशन दाखिल हुई है और अहम बात यह है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से उनके तर्जुमान का रोल भी अदा किया मुजीब साहब ने, और अब पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस पर तेज़ी के साथ काम होता है तो प्लाज्मा के लिए जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो जो भटक रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक तरफ दिल्ली सरकार करीब 200 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा करती है और दूसरी तरफ लोगों को भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। साथ ही महकमे बिजली की जानिब से बार बार लोगों को धमकी दी जा रही है। ऐसे में लोगों में परेशानी देखी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में लोग बिजली बिल से परेशान हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग के बगैर प्रोविजनल बिल भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस दौरान बिजली का इस्तेमाल कम किया है, लेकिन उसके बावजूद भारी भरकम बिल भेज दिया गया है। Residents of Mandakini Enclave are facing this problem from BACS that they are not taking any meter readings and they are sending the electricity bills on ad hoc basis, and those bills are quite high and arbitrary in the form like they are charging exorbitantly high amounts as provisional charges. So they must start taking meter readings and start adjusting the higher amount which has already been paid by the resident.
लोगों का इल्जाम है कि महकमे के लोग उन पर बिल अदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है और कारोबार भी ठप है। ऐसे में वो इतनी रकम कैसे अदा करें? खासतौर से शाहीन बाग, ओखला और साउथ दिल्ली के मंदाकिनी इलाके के लोगों में इस हवाले से काफी नाराजगी है। बिल भेजा और बाकायदा कॉल करा, इसको 6 तारीख को भर देना, 6 जून को भर देना, लास्ट है ये। ऐसे ये कोई तरीका है इनका बोलने का भी, बात भी करने का तरीका नहीं है। ना हमें ये बता रहे हैं कि ऐसे रीडिंग लो, आप हेल्प कर रहे हैं हमारी, ना कोई तरीका बता रहे हैं कि ऐसे खींचो, वैसे कुछ नहीं, बस भर देना है। फादर का भेज दिया 3780 रुपये का, और वो 2 महीने से हमारे फादर रह ही नहीं रहे, ताला लगा हुआ ऊपर, गाँव गए हुए हैं वो, उनका किस हिसाब से भेज दिया इन्होंने। और उनके मैं आपको 10 बिल दिखा दूंगा, 10 बिलों में 0 बिल है उनका, क्योंकि उनकी यूनिट जलती ही नहीं है। वहाँ मुश्किल से 10 दिन के लिए कभी आ गए, फिर गांव चले गए। इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लोगों को परेशान करने का इल्जाम आयद किया है। बिल्कुल ये बहुत समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। जिस तरह से इस समय आपदा के समय दिल्ली के सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, लोगों को छूट देनी चाहिए। आज दिल्ली में जिन लोगों की 2-2, ढाई महीने से ऑफिसेज नहीं खुले, उनके बिल भी आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली सरकार को इसमें छूट देनी चाहिए। दिल्ली के वजीर तवानाई सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं। उनकी जगह नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया उनका कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी जानिब महकमा तवानाई के अफसरान का कहना है आज से मीटर रीडिंग का काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 20 दिनों के अंदर तमाम लोगों को प्रोविजनल बिलों की वजह से जो दिक्कत हुई है उसका हल निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमरावती में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। कलेक्टर दफ्तर के सामने किए गए इस एहतजाज के जरिए एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत पर मुल्क की अक़लियतों के हकूक़ की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत CAA और NRC के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले बेगुनाह मुसलमानों को हरासा कर रही है और उन्हें बेजा मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ताहम हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियतों के साथ सौतेला बर्ताव न करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जैसा कि NRC और CAA के वक्त पे जिन लोगों ने CAA और NRC का विरोध किया, आज देश की सरकार उन्हें चुन चुन कर उनसे बदला ले रही है। इसीलिए हमारी मामईन से डिमांड है, मामईन से निवेदन है कि इस जो देश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये जो जुल्म ज़्यादती कर रही है अल्पसंख्यक के ऊपर, खासकर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ये जुल्म ज़्यादती को रोका जाए। अनलॉक 1 की शुरुआत में लॉकडाउन की पाबंदियों में कमी की गई थी और कारोबारियों को भी रियायत दी गई थी। वहीं कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद अब अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन तो जारी कर दी गई है, लेकिन मेरठ जैसे कंटेनमेंट जोन वाले शहरों में अनलॉक 2 की हिकमत अमली के तहत इंतजामिया ने कोई खास हिदायत तो जारी नहीं की है। हालांकि दीगर बीमारियों की अलामात वाले मरीजों को इन्फेक्शन के खतरे से महफूज रखने के लिए आज से बड़े पैमाने पर घर घर जाकर मुहिम की शुरुआत की जा रही है। मेरठ में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है और अब तक 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अनलॉक 2 के साथ कोरोना के खतरे को कम करना महकमे सेहत और जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। 1400 टीम्स हैं, मैसिव ऑपरेशन है। पल्स पोलियो जिस तरह से वर्क करता है वर्चुअली किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, जैसे हमारे यहाँ 37 लाख के उस पर है, आसपास है, पूरे सिटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जाना, कंट्रोल करना और देखना, चेक करना, बल्कि इसमें और अच्छे से मुतमईन हो करके कार्यक्रम होगा। पल्स पोलियो में 100 फैमिलीज एक दिन में होती हैं, हमारे यहाँ पर 50 करेंगे हम केवल, तो ये लंबा चलेगा कार्यक्रम। एंड वी आर श्योर, माननीय CM साहब के गाइडेंस जो भी आए हैं हम लोगों के पास में, उसके तहत घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का डाटा लेकर के आवश्यक कार्रवाई करेंगे हम, और गॉड विलिंग विल बी एबल टू दिस थिंग कंट्रोल इट एज मच एज वी कैन। 1 में ही तकरीबन 700 केसेस सामने आए थे और अब आंकड़ा 1000 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर
जिस तरह से मेडिकल टीम जो है वो सिम्टोमेटिक चेक कर रही है जाके घर घर, और उस मामले को देखते हुए अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या उतनी तादाद में लोगों के लिए यहाँ पर सहूलियत मुहैया है या नहीं। कंटेनमेंट जोन है ज़्यादातर इलाके, लेकिन बाज़ार और शॉपिंग मॉल खोले गए हैं, हालांकि हफ्ते में 3 दिन ही खुल रहे हैं वो। लेकिन सवाल यही है कि क्या बढ़ते हुए ख़तरे को देखते हुए क्या आगे रियायत दी जा सकती है या फिर इसके लिए और भी ज़्यादा पाबंदी और सख्ती की ज़रूरत है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। ईद उल दुहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के बाजार और मसाजिद में नमाज की इजाज़त के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा मेरठ के मकामी जिम्मेदारान ने आला अफसरान के जरिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को अपने मुतालबात पेश किए हैं। जमीयत उलमा शहर मेरठ के मकामी जिम्मेदारों का कहना है कि जब अनलॉक में बाजार और शॉपिंग सेंटरों के खोलने की इजाज़त दी जा सकती है तो इबादत गाहों में 5 से ज़ायद अफराद को नमाज पढ़ने और कुर्बानी के जानवरों के बाजार की भी शराइत के साथ इजाज़त दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने भी इस तरह के मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे थे। और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर से, क्योंकि नमाज पढ़ने में 5 आदमियों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है, तो हमने आपके माध्यम से सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से इस बात की अपील करी है कि जिस तरह से बाज़ार खुले हुए हैं, माल खुले हुए हैं, बसों के अंदर भी लोग जा रहे हैं और दूसरे शादी ब्याहों के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, उसके अंदर भी 5 से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, तो हमें ईद के नमाज के अंदर जहाँ जहाँ हमारी ईद की नमाज़ें होंगी वहाँ 5 आदमियों से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस के साथ हमको नमाज़ें पढ़ने की परमिशन दी जाए। ये हमने बात इनके बाद। अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इबादत गाहें खोली जा रही हैं, लेकिन कानपुर में अभी तक इबादत गाहें बंद है। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि मरकजी और रियासी सरकार की गाइडलाइन पर हर तरह से अमलावरी के लिए तैयार है, सरकार के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। पिछली मीटिंग प्रशासन ने तमाम धर्म गुरुओं को लेकर के कलेक्ट्रेट में किया था, जिसमें सबकी राय मांगी थी। उस राय में तकरीबन सभी धर्म गुरु जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि जब पूरा शहर पूरी तरीके से खोल दिया गया है, मॉल खोल दिए गए हैं और सारी दुकानें, सारी बाज़ार खोल दिए गए हैं, तो फिर धर्म स्थल भी खोल दिए जाएं। इसकी मांग बड़ी ज़ोर शोर के साथ उठाई गई थी, मगर प्रशासन ने ये कह करके कि अभी यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आई है और जब तक के गाइडलाइंस नहीं आती है उस वक्त तक कुछ कहना बेहतर नहीं होगा। 1 तारीख तक गाइडलाइंस आ जाएगी तो उसके बाद ही फिर दोबारा मीटिंग करके और हम लोग इस बारे में जो है चर्चा करेंगे। औरंगाबाद के सनती इलाके वालूज में 4 दिन के लिए मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। ये कर्फ्यू 4 जुलाई से 12 जुलाई तक नाफिज रहेगा। इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने दी। वो मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि सनती इलाके में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अवामी नुमाइंदों की मांग पर यह फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे वालूज की बजाज कंपनी में 150 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें से 2 की अमवात हो चुकी है। माननीय लोक प्रतिनिधि के साथ में सिटी के पूर्ण प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि वालूज जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख से 12 तारीख तक वहाँ की जनता की भी बहुत डिमांड थी और लोक प्रतिनिधि जो वहाँ के है रिस्पेक्टिव एमएलए है शिरसाट साहब या बाकी भी लोक प्रतिनिधि है, सभी हमारा दानवे साहब है, तो ये सभी लोगों ने ये डिमांड जो दी थी उसके अनुसार 4 तारीख से 12 तारीख तक हम पूरा का पूरा वहाँ पे कर्फ्यू ले रहे हैं। बजाजनगर, रांजणगांव, पंढरपुर, वालूज, ये पूरा जो वालूज इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में कोरोना काफी देर से पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद यहां कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। भिवंडी में 2000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिसमें गैर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 550 अमवात हो चुकी है, जिसके सबब शहर के छोटे छोटे कब्रिस्तानों में अब मैयत दफनाने को जगह नहीं है। अब कब्रिस्तान कमेटियों की जानिब से मैयत न लाने की अपील की जा रही है।
भिवंडी में जो कब्रिस्तान बहुत सारे फुल हो गए हैं और कुछ 2, 4, 6 बचे भी हैं, तो उसमें कब्र खोदने वाले नहीं मिल रहे हैं। और हमारा जो कब्रिस्तान है, कोटरगेट मस्जिद ट्रस्ट का जो कब्रिस्तान है, वो बहुत छोटा कब्रिस्तान है। उसमें भी 12-12 मैयतें आ रही हैं। कभी कभी तो 13 मैयत आई, कभी 4 आई, कभी 5 आई। अब कब्रिस्तान में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्फा चाहिए। हमें वक्त मिल नहीं रहा है, हम परेशान हैं, मजबूरन हमें कब्रिस्तान बंद करना पड़ रहा है। और कब्र खोदो तो लाशें ताज़ा निकल रही है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है क्या, अभी बॉडी आ रही है, एम्बुलेंस में लेके आ रहे, कोई खंडे पे लेके आ रहे हैं। हाँ आ रहे, हम लोग खोद के बाजू में हाथ ले, अभी हम लोग भी थक गए। हम लोग कितना कब्र खोदेंगे भाई, हमारी भी तबीयत खराब हो जाती है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, समझे ना। तो जब भी मैयत होती है हमको घर से उठा के लाते, कब्र खोदना है। अब रात दिन कोई देखता नहीं है। सुबह जब हमें लगते है, सुबह 5 बजे थे, कभी 6 बजे थे, रोज़ के 7, 8, 9, 10 मैयतें होती है। अब मुश्किलें आ गई है, लोग अपने घर से ला के अपने घर के आदमी से लगवा के कब्र खुदा रहे। अभी हम लोग भी कितना खुदेंगे, हम लोग भी इंसान हैं। कल का अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे, हमारे बच्चे भी कौन देखेगा। बिहार में ज्यादातर हुकूमती इदारों के नाम के बोर्ड उर्दू में नहीं है और कहीं उर्दू बोर्ड है तो उसमें इमले की गलती है। दिलचस्प बात यह है कि रियासत में उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा हासिल है। अब उर्दू डायरेक्टोरेट की तवज्जो इस जानिब गई है। जिन इदारों के नाम के बोर्ड में इमले की गलती है उसे दुरुस्त करने पर डायरेक्टोरेट ने जोर दिया है। तमाम जिलों में हुकूमत के इदारों के नाम की तख्ती उर्दू में भी लगाई जाएगी। डायरेक्टोरेट के मुताबिक तमाम जिलों के उर्दू मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। हाँ, ये बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और सरकारी तौर पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं और बहुत से मंसूबे आगे भी हैं। उसी फ़रोग़ का एक हिस्सा है कि नामों की तख्ती तमाम दफातर के और जो सरकारी कार्यालय हैं, दूसरे ऑफिसेज हैं और इसकी दूसरी इमारत हैं, सब पर उर्दू में नाम होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना से फौत हुए 24 साला अबरार के अहल खाना ने SMHS अस्पताल पर कोविड-19 के नाम पर अबरार का कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। दरअसल शोपियां के अबरार और उसके चचा पामपोर रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। अबरार के चचा की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। जख्मी अबरार को SMHS अस्पताल में दाखिल कराया गया। अबरार के दोस्तों और अहल खाना के मुताबिक अबरार के सर में जबरदस्त चोट लगी थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके मुताबिक इतवार की दोपहर तक अबरार की हालत तशवीशनाक थी, लेकिन पीर की सुबह उसकी हालत में बेहतरी आ रही थी। लेकिन अचानक अबरार को कोरोना पॉजिटिव करार देकर कोविड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SMHS अस्पताल ने अबरार को कोविड मुतासरा बताकर उसके इलाज से इनकार कर दिया। अबरार के दोस्तों के मुताबिक अबरार की न्यूरोलॉजिकल सर्जरी की जानी थी, लेकिन उसे कोविड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब अबरार को कोविड अस्पताल लाया गया था तो अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि अबरार के साथ SMHS अस्पताल ने जो
MRD नंबर टैग किया है वो उस टेस्ट रिपोर्ट से मैच नहीं खाती जिसमें अबरार को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। इस मामले में अबरार के अहल खाना और दोस्तों ने हुकूमत और महकमे सेहत से शफाफ जांच का मुतालबा किया है। जी, अबरार का, उसके पुप्पा का और उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पामपुर बाईपास पे। और अबरार की किस्मत में कितने दाने लिखे थे, कितना रिस्क था उसकी किस्मत में, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम सिर्फ ये बात आगे लाना चाहते हैं कि इस केस में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, ग्रेव मेडिकल नेग्लिजेंस के, मल्टीपल इंसिडेंट्स। ओरिजिनल पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट है, उसमें डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि MRD नंबर मैच नहीं हो रहा है। और इन एडिशन टू दैट, अगेन कंसिडरिंग कि यहाँ की जो टेस्ट रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत फॉल्टी और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कंसिडरिंग दैट उनको रीटेस्ट करना चाहिए था। मैं आपको बताऊंगा, वहीं का जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे अनऑफिशियली। उनने एक्नॉलेज किया कि अगर अबरार को सिर्फ वो एक बार रेफर कर देते टेस्ट के लिए विद इन द CD हॉस्पिटल, वो विद इन 40 to 60 मिनट्स वो रिपोर्ट देते थे। The moot point is Abrar was a very young guy, 26 years old, and he is no more now. But then हम चाहते हैं ताकि किसी और के साथ कल को ना, अबरार के साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है इस केस का। वी वांट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे आए, DC साहब आगे आए, एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बैठे। इस हिसाब से हमारा तो पॉइंट यही है कि ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है। अबरार को SMHS लिया गया। SMHS के बाद उसको कहा गया कि अबरार को हमने कहा कि अबरार उसका ठीक, उसने कहा कि बुशिश ठीक। CT स्कैन का मसला, बोला कि CT स्कैन करना है, बोला फ़ी भरो, फार्म भरो। मैंने फ़ी भर लिया, फार्म भर लिया और बोला कि CT स्कैन में वहाँ पे नंबर लेना। CT स्कैन के पास मैंने नंबर लिया, बोला कि अभी पेशेंट आएगा कि लेना। मैंने उसका नंबर लिया, उसने बोला कि अभी पेशेंट लाओ, पेशेंट को अभी CT स्कैन कराएंगे। मैंने बोला कि ICU वालों को ये हमें इसको CT स्कैन करा, बोला कि ट्रॉली नहीं है, हमें इवन अपनी ट्रॉली लाई, बोला कि उस ट्रॉली पे लिया कि दूसरे पेशेंट को, ठीक है लिया दूसरे पेशेंट को। मैंने तब भी बोला इसको कि हम दूसरी ट्रॉली लाएंगे, तब भी नहीं इन लोगों ने किया। मसला क्या था, ये बहुत ज़्यादा नेगलेंसी की। किम्स के डायरेक्टर ने बोला है कि अगर आपने फॉर्मली कम्युनिकेट किया होता हमसे कि ये ऐसे न्यूरो सर्जरी का केस था तो हम इसको ज़रूर लेके जाते। हमारे पास कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आई, एवरीथिंग वाज गोइंग वर्बल। ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द मिसमैनेजमेंट, दैट इज़ द नेग्लिजेंस। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी वहाँ पे, 3 बंदे, इवन यू कैन आस्क द गाइज हु आर सिटिंग ओवर देयर, दोनों ने 3 दिन से कंप्लेंट कर रहे थे ऑक्सीजन की। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेट करे, ये जो भी मसला है, वट एवर द माफिया इट इज़, everyone was defending the doctors, were defending the doctors and the patient died. It is not death, it is a murder. हम चाहते हैं इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट करें, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। गुज़िश्ता 3 महीनों से अजमेर में प्राइवेट स्कूल बंद है। इसके बावजूद स्कूल इंतजामिया लोगों को फीस अदा करने के लिए परेशान कर रहा है। निजी स्कूल इंतजामिया की मनमानी के खिलाफ आज लोगों ने DBN स्कूल के बाहर जमकर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हमारे पास 3 महीने की फ़ीस मांग रहे हैं स्कूल वाले, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जिसमें बच्चे को ऑनलाइन में समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाई हो रही है, बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हैं। बार बार उससे फ़ोन पे कहा जाता है कि फ़ीस के लिए आप नेट उस पर देखें, उस पर हमने फ़ीस के लिए डाला है, तो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं हमको। हमारे पास मेरे पास तो ये फ़ोन भी ऐसा है जिस पर हम बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करा सकते। आम आदमी पार्टी की कौमी क़यादत की हिदायत पर आज अलीगढ़ में पार्टी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत से चाइना की कंपनियों के जरिए दिए PM केयर फंड में रकम को वापस करने का मुतालबा किया। पार्टी दफ्तर पर मुनक्किद एहतजाज में कारकुनान ने रकम वापस करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत की पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आज कौमी यौम मुआलिज के मौके पर मगरबी बंगाल में सरकारी तातील थी, जिसे CPM लीडर डॉक्टर फवाद हलीम ने अहम बताया है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो PPE किट्स की क्वालिटी की जांच करे। फवाद हलीम ने मजीद कहा कि प्राइवेट लैब में की जा रही कोरोना जांच पर हुकूमत तवज्जो दे। ख्याल रहे कि कोलकाता के बाज़ प्राइवेट लैब में ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जांच न किए जाने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक लैब को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। एक अलग नज़र से देखना चाहते हैं तो इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ा देती है और हमारा जो काम है
वो काम को मुकम्मल करने के लिए एकदम जिस तरीके से सेना के योद्धा फ्रंट पर रहते हैं, आज कोविड के मुकाबले में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी एकदम फ्रंट लाइन पर है। बंगाल में जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसका क्वालिटी का ऊपर में एक बड़ा सवालिया निशान रख दिया है। मेरी समझ में है कि चिकित्सा जगत से डॉक्टर और अलग स्वास्थ्य कर्मी जिस तरीके से मशवरा दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं, इसकी जायज़ा मुख्यमंत्री ले, उसे कबूल करे और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो हमारा चिकित्सा विज्ञान का बुनियाद है उसके ऊपर खड़ा होकर के काम करे, ताकि पेशेंट को राहत मिले और चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी खुश रहे। नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।